In this question, a light rod with length L is connected to the horizontal surface with a hinge. A small sphere of mass m is connected to the end of the rod. Initially, the rod is vertical and the sphere rests against the block of mass capital M. The system is left to freely move, and after a certain time, the block loses contact with the sphere. When the rod forms an angle alpha is equal to pi by 6 with the horizontal, find the ratio of masses capital M by small m and the velocity of the block at the moment of separation. And there is no friction. Friction is to be neglected. तो इनिशियली सिस्टम यहाँ पे रेस्ट पे था और उसके बाद में मोशन स्टार्ट हो गया इनका। तो ऑब्वियस है कि ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे मूव करेगा और जो भी यहाँ पे रॉड है, यहाँ पर जो हिंज है उस हिंज के अबाउट यहाँ पे रोटेट करेगा। तो ये जो रॉड और स्फेयर का यहाँ पे सिस्टम है, ये सिस्टम इस हिंज के अबाउट रोटेट करेगा और ये जो ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलॉन्ग चलता रहेगा। तो अगर मैं किसी जनरल टाइम पे इसका डायग्राम बनाऊँ, इसकी सिचुएशन दिखाऊँ अगर जनरल टाइम पे, तो जनरल टाइम पे द सिचुएशन विल बी समथिंग लाइक दिस। यहाँ पर ये हिंज रॉड रोटेट कर चुकी होगी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो गया यहाँ पर ये, और जो ब्लॉक है वो थोड़ा आगे बढ़ चुका है। तो कुछ इस तरह की सिचुएशन होगी और सपोज़ ये जो एंगल है रॉड का वो अल्फ़ा है। रॉड यहाँ पे मासलेस है, रॉड में कोई मास नहीं, जो भी मास है वो इस स्फेयर में जो कि इसके साथ कनेक्टेड है, इसका मास है स्मॉल m, इसका मास दिया गया कैपिटल M। तो क्योंकि कनेक्टेड दोनों एक दूसरे के साथ टच में मूवमेंट कर रहे हैं, यहाँ पे कांटेक्ट में है, तो कांटेक्ट बॉडीज़ का जो मूवमेंट है तो उसमें हम यहाँ पे कुछ कंस्टेंट रिलेशंस वगैरह की बात कर सकते हैं इसमें। तो अगर मैं इंडिविजुअली यहाँ पे रॉड की वेलोसिटी दिखाऊं, तो रॉड जो है क्योंकि इस हिंज के अबाउट रोटेट कर रहा है तो इट इज़ रोटेटिंग लाइक दिस। तो ये जो पॉइंट है या फिर ये जो स्फेयर है, इसकी वेलोसिटी इस रॉड के परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से होगी। और क्योंकि यहाँ पर ये जो ब्लॉक है, ये ब्लॉक यहाँ पर सरफेस के साथ कांटेक्ट में, हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहते हुए इसके पास मोशन करने का जो ऑप्शन है बस वो यही है, ये इस तरीके से मोशन कर सकता है। तो इसके वेलोसिटी को मैं अज्यूम कर लेता हूँ v1 और इसके वेलोसिटी को मैं अज्यूम कर लेता हूँ v2। इस v1 के कंपोनेंट्स होंगे एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा यहाँ पर ये, और ये कंपोनेंट कितना आएगा, तो ये एंगल हम अल्फ़ा के इक्वल अज्यूम कर रहे हैं इसमें। तो दिस एंगल इज़ अल्फ़ा 90 माइनस अल्फ़ा एंड दिस एंगल इज़ अल्फ़ा। तो ये जो कंपोनेंट है दिस इज़ v1 साइन अल्फ़ा। तो क्योंकि यहाँ पे कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट होते हैं वेलोसिटीज़ के वो इक्वल होनी चाहिए। कॉन्टैक्ट सरफेस इज़ लाइक दिस, और इस कॉन्टैक्ट पे ये जो दो बॉडीज़ आ रही हैं, इन दो बॉडीज़ की वेलोसिटी कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर इक्वल होनी चाहिए। या ऐसे कह लें कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में कॉन्टैक्ट सरफेस वर्टिकल है, तो इसका मतलब इनके वेलोसिटीज़ के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बराबर होने चाहिए। तो इसके लिए तो वेलोसिटी खुद ही हॉरिजॉन्टल है, तो कंपोनेंट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए मुझे कंपोनेंट करने की ज़रूरत पड़ी है यहाँ पे। तो मैंने v1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किया v1 साइन अल्फ़ा। तो इसके वेलोसिटी इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है v1 साइन अल्फ़ा, इसके वेलोसिटी v2 है, और ये दोनों बराबर होनी चाहिए। दिस इज़ रिजिड बॉडी कंस्टेंट। अगर दो रिजिड बॉडीज़ कॉन्टैक्ट में मूव करती हैं तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी के कंपोनेंट्स इक्वल होने चाहिए। मैं इनको लिख भी देता हूँ, कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू कॉन्टैक्ट सरफेस आर इक्वल। तो अगर मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो यहाँ से एक रिलेशन आ जाएगा v2 इज इक्वल टू v1 साइन अल्फ़ा। तो दिस इज़ वन ऑफ द रिलेशन, एक रिलेशन तो यहाँ पर ये हो गया। और यहाँ पे कहीं कोई फ्रिक्शन का चक्कर नहीं है, तो वी कैन ऑल्सो कंजर्व दी एनर्जी, तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर अब देखो तो लॉस कहाँ पे हो रहा है, तो ये जो मास है वो नीचे आ रहा है, तो ये लॉस कर रहा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और जो गेन यहाँ पर है वो काइनेटिक एनर्जी में है। तो आप देख लो कि यहाँ पे इसकी हाइट में कितना चेंज आता है। तो अभी इसके जो ग्राउंड से हाइट है वो एल है, और यहाँ पर अब इसके जो ग्राउंड से हाइट है वो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग हो जाएगी एल साइन अल्फ़ा, अगर ये रॉड की लेंथ अगर एल है तो इसकी हाइट में जो चेंज हुआ है अगर मैं उसको एम से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो हाइट में चेंज को अगर मैं एम से मल्टीप्लाई करूँ तो उससे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का लॉस आ जाएगा। तो लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिस इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ये हो रहा है यहाँ पे। अगर मैं एनर्जी का यहाँ पे हिसाब किताब देखूँ तो स्मॉल है में मास इसका, तो एम जी, इसकी हाइट में चेंज हुआ एल माइनस एल साइन अल्फ़ा। पहले एल हाइट थी, अब हाइट एल है, तो हाइट में चेंज इतना हो गया। इसकी खुद की काइनेटिक एनर्जी हाफ है v1 स्क्वायर। डायरेक्टली आप ऐसे लिख सकते हो क्योंकि जस्ट एक पॉइंट मास की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो, और रॉड मासलेस है तो रॉड की कोई काइनेटिक एनर्जी आएगी नहीं, और इसके लिए हो जाएगा हाफ कैपिटल एम v2 स्क्वायर। तो दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। लेकिन हमें m बाई एम इस तरह की वैल्यू यहाँ पे चाहिए, तो उसके लिए हमें कुछ और इक्वेशंस यहाँ बनानी पड़ेंगी। एक तो m बाई एम अननोन हो जाएगा, मैं यहाँ पर स्मॉल m से डिवाइड कर सकता हूँ पूरे इक्वेशन को, तो m बाई एक अननोन हो जाएगा,
V1 V2 अलग से अननोन है यहाँ पर, और हमारे पास में जो 3 अननोन है, लेकिन इक्वेशन अभी सिर्फ यहाँ पर 2 ही आ पाई है इसके अंदर। V2 V1 में एक रिलेशन यहाँ से आ गया और एक रिलेशन यहाँ पर, लेकिन इसमें M भी अननोन क्वांटिटीज़ की कैटेगरीज में आ रही हैं। तो हमने जो इक्वेशंस थी, एक तो कंस्टेंट की इक्वेशन हमने एग्जॉस्ट कर ली है यहाँ पर, उसके साथ साथ काइनेटिक एनर्जी वगैरह जो भी था, एनर्जी कंजर्वेशन हमने यूज़ कर लिया है। अब हमारे पास में डायनेमिक्स की इक्वेशन बचती है। मैं डायनेमिक्स की इक्वेशन यहाँ पे यूज़ करूँगा, फोर्सेस की इक्वेशन। तो अगर मैं इनके फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, तो एक तो आप फ्री बॉडी डायग्राम इस स्फीयर का बना सकते हो और एक फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर इस ब्लॉक का बना सकते हो। तो इनकी डिटेल यहाँ पर देख लेते हैं इसमें। तो ये जो है इसके साथ कॉन्टैक्ट में है, तो इस पर नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा इस तरीके से, और वही नॉर्मल रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन इस पर लग रहा होगा ऐसे। इसका वेट mg डाउनवर्ड इस तरीके से लग रहा होगा, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये जो डायरेक्शन है, रॉड का डायरेक्शन मैंने दिखा दिया, रॉड इस तरीके से अल्फा एंगल बना रही है रॉड यहाँ पर इसमें। अब इसमें रॉड भी फोर्स लगा रही होगी, रॉड कैसे फोर्स लगा रही होगी उसको भी डिसाइड कर लेते हैं। तो इसका जो एक्सेलरेशन है, इसके एक्सेलरेशन को सपोज़ मैं यहाँ पर अज्यूम कर लेता हूँ ये a2 है। जैसे मैंने यहाँ पे v2 अज्यूम किया, वैसे मैंने यहाँ पे a2 अज्यूम कर लिया इसको। तो इसके एक्सेलरेशन के मुझे दिख रहे हैं कि इसमें हॉरिजॉन्टल फोर्स भी है, वर्टिकल फोर्स भी है। तो इसका मतलब इसके एक्सेलरेशन के आप 2 कंपोनेंट कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों होंगे। हॉरिजॉन्टल जो होगा वो इसके बराबर ही होना चाहिए, क्योंकि कॉन्टैक्ट में रहते हुए चल रहे हैं यहाँ पर। तो अगर ये कॉन्टैक्ट में रहते हुए चल रहे हैं तो कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पर ये जो कंपोनेंट्स हैं ये बराबर हो जाने चाहिए। और इसके अलावा मैं इसका एक वर्टिकल एक्सेलरेशन अज्यूम कर लेता हूँ अलग से। ऑब्वियस है कि ये डाउनवर्ड होगा, तो डाउनवर्ड होना समझ में आ रहा है कि mg वगैरह डाउनवर्ड लग रहा है यहाँ पे। लेकिन ये हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में होना अभी इस डायग्राम से समझ में नहीं आया, क्योंकि इसमें हॉरिजॉन्टल सिर्फ यही फोर्स दिख रहा है और ये भी फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट दिख रहा है मेरे को यहाँ पर। तो इसका मतलब है कि जो ये रॉड है, वो रॉड कुछ ऐसे फोर्स लगाएगी कि उसका एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स राइट आना चाहिए, तभी टुवर्ड्स राइट एक्सेलरेशन आ पाएगा। तो रॉड इज एक्सर्टिंग फोर्स लाइक दिस। अब किसी का सवाल ऐसा हो सकता है कि रॉड टेंशन फोर्स तो ऐसे लगना चाहिए था, लेकिन रॉड कोई ज़रूरी नहीं कि टेंशन ही लगाए। रॉड, क्योंकि रॉड है, अगर ये स्ट्रिंग होती तो स्ट्रिंग सिर्फ टेंशन फोर्स लगा सकती है, पुल कर सकती है। जो रॉड होती है वो रॉड यहाँ पर इट कैन पुल और पुश बोथ, तो पुल भी कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं यहाँ पर ये। और जो इस तरीके के मासलेस रॉड होती है वो हमेशा अपने लेंथ के अलोंग ही फोर्स लगाएंगे वहाँ पर। तो ये मासलेस रॉड है, ये अपने लेंथ के अलोंग यहाँ पर ये फोर्स लगा रही है। तो लेंथ के अलोंग इसने जो फोर्स लगाया उसको मैंने एफ से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया इसमें। ये पुल या पुश दोनों तरीके के फोर्सेस एग्जर्ट कर सकती है इसमें। अब मैं इक्वेशंस लिखता हूँ। तो इसके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो n इज इक्वल टू सिंपली कैपिटल Ma2। इनके लिए अगर मैं इक्वेशन लिखूँ यहाँ पे, तो इसके लिए इक्वेशन एक तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी और एक वर्टिकल हो जाएगी। तो रॉड के लिए अगर मैं इक्वेशंस यहाँ पे लिखता हूँ, तो रॉड के लिए इक्वेशन अगर मैं वर्टिकल में लिखता हूँ तो वर्टिकल में mg है और f का जो कंपोनेंट यहाँ बनेगा वो कंपोनेंट बन जाएगा f साइन अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ पर। तो f साइन अल्फ़ा आएगा ऊपर की तरफ, तो mg माइनस f साइन अल्फ़ा, क्योंकि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड है तो मैंने mg को पॉजिटिव करके लिखा है यहाँ पर, ma1। फिर इसके बाद में मैं हॉरिजॉन्टल में अगर इक्वेशन लिखूँ तो हॉरिजॉन्टल में जो इक्वेशन यहाँ पर आएगी तो f का कंपोनेंट आएगा f cos अल्फ़ा। तो f का कंपोनेंट इज़ f cos अल्फ़ा माइनस नॉर्मल, दिस इज इक्वल टू ma2। अब हम डायरेक्टली इस पे आते हैं कि ये जो कांटेक्ट है वो इस टाइम पे यहाँ पे लूज़ हो रहा है। तो कांटेक्ट अगर यहाँ पे लूज़ हो रहा है दैट मीन्स कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जीरो होना चाहिए। तो लूज़ होने का मतलब है कि नॉर्मल रिएक्शन जीरो होना चाहिए। अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो गया तो इसका एक्सेलरेशन ख़त्म, तो इसका अगर एक्सेलरेशन ख़त्म हुआ तो a2 जीरो हो गया, और a2 अगर जीरो हो गया तो आप इक्वेशन नंबर 5 को देखो। तो इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जब नॉर्मल जीरो हो गया, a2 जीरो हो गया, तो इक्वेशन नंबर 5 से आप बोल सकते हो कि f भी जीरो हो जाएगा। यानी कि इस स्फेयर पे लगने वाला फोर्स सिर्फ mg होगा इस इंस्टेंट पे। जो रॉड है उसके अंदर का फोर्स गायब हो जाएगा, नॉर्मल गायब हो जाएगा यहाँ पे, ओनली यहाँ पर ये mg बचेगा। इसका मतलब है कि क्योंकि अब ये जो पार्टिकल है ऑब्वियसली कि सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, यहाँ पे रॉड रोटेट हो रही है, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है टुवर्ड सेंटर, अब सिर्फ कौन प्रोवाइड करेगा, mg का कंपोनेंट। तो अगर मैं यहाँ पर इस पर्टिकुलर मोमेंट पर देखूँ तो mg का ये जो कंपोनेंट आ रहा है टुवर्ड्स हिंज, टुवर्ड्स सेंटर, वही प्रोवाइड कर रहा है इसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये कंपोनेंट आ कितना रहा है, तो ये एंगल 90 माइनस अल्फा हो जाएगा यहाँ पर। तो दिस विल बी mg साइन अल्फा। तो mg साइन अल्फा इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। तो mg साइन अल्फा दिस इज इक्वल टू m, और वेलोसिटी को मैं यहाँ पर किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इसमें v1 से, तो m v1 स्क्वायर डिवाइड बाई l। यहाँ से आप v1 की वैल्यू निकाल सकते हो कि v1 स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा lg साइन अल्फा,
अल्फ़ा π/6 बोला गया तो आप डायरेक्टली यहाँ पर साइन अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर लो, 1/2 हो जाएगी 30 डिग्री, तो LG/2। तो V1 की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है। V1 का यूज़ करके आप V2 की वैल्यू निकाल सकते हो। तो अगर मैं V2 स्क्वायर कर दूँ इसको, तो V1 स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, LG/2। इसका भी स्क्वायर होगा तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा हो जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फ़ा तो साइन अल्फ़ा 1/2 है तो 1/4 यानी कि LG/8 हो जाएगा। तो V1 स्क्वायर V2 स्क्वायर दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास में इसमें आ चुकी हैं, और उन वैल्यूज़ को मैं अगर इसमें पुट कर दूं तो आप देखोगे कि V1 स्क्वायर में भी LG का टर्म आएगा, इसमें भी LG का टर्म आएगा, दोनों साइड से ये LG कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से आप L कॉमन निकाल लो, साइन अल्फ़ा की वैल्यू आप इसमें पुट कर लो यहाँ पे। तो इक्वेशन नंबर 2 में ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद में यू कैन फाइंड कि जो कैपिटल M/स्मॉल m आ रहा है, यानी कि सारे बहुत आसान से कैलकुलेशन आएगी यहाँ पर वैल्यूज़ रखने के बाद में, तो कैपिटल M/स्मॉल m की जो वैल्यू आएगी वो 4 आ जाएगी। तो एक तो ये आंसर आ गया। उसके अलावा हमारे पास एक यानी एक और पार्ट यहाँ पे दिया गया है कि जो ब्लॉक की वेलोसिटी बतानी है V2, तो V2 का आंसर भी हमारे पास में तैयार है। V2 का स्क्वायर यहाँ पर इतना है, तो V2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, √LG/8। तो ये इसका आंसर हो जाएगा।